Hello guys, from today I'm going to start chapter coordination compounds. Coordination compound को हम complex compound भी कहते हैं. Let me tell you the fact guys that coordination compounds are the backbone of chemical industry. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के एप्लीकेशंस हैं, मेडिसिनल केमिस्ट्री में हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हैं, टेक्सटाइल डाइंग में हैं, मेटलर्जिकल प्रोसेसेस में यूज करते हैं, इंडस्ट्री में कैटलिस्ट के फॉर्म में यूज करते हैं, एनालिटिकल रिएजेंट्स के फॉर्म में यूज करते हैं. मेरे ख्याल से लोअर क्लासेस में गाइज आप लोगों ने क्लोरोफिल के बारे में पढ़ा होगा, है ना. हीमोग्लोबिन के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा. विटामिन B12 के बारे में पढ़ा होगा. मेरे ख्याल से ये भी जानते होंगे कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है. लेकिन मेरे ख्याल से शायद ये नहीं जानते हो कि ये सारे जो कंपाउंड्स हैं ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. और भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं जिनकी बात हम आगे चैप्टर में करेंगे. गाइस अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बात करें तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. आप जे एडवांस की बात कर लीजिए, आप जे मेन की बात कर लीजिए, बिट सेट की बात कर लीजिए, नीट की बात करिए, हर एक एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है. जेई एडवांस में हर बार मिनिमम एक क्वेश्चन इसका आता है. कभी कभी तो पैराग्राफ वाला क्वेश्चंस दे देते हैं. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर किसी एक सिंगल चैप्टर से पैराग्राफ आ जाता है तो उसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है. चलो फिर शुरू करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. अच्छे से नोट्स बनाइएगा बेटा, ध्यान से चीजों को देखिएगा, सुनिएगा. कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा कंटेंट होना चाहिए. नोट्स आप अच्छे से प्रिपेयर करिए और फिर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिएगा. और डेफिनेटली अगर आपने नोट्स अच्छे से बनाए, आप हर टाइप के क्वेश्चंस रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स डेफिनेटली सॉल्व कर लोगे. चलो शुरू करते हैं गाइस. सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं. बट बिफोर आई टेल यू अबाउट कोऑर्डिनेशन और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, आई विल टेल यू अबाउट एडिशन कंपाउंड्स. तो हेडिंग डालिएगा, एडिशन कंपाउंड्स. एडिशन कंपाउंड्स. व्हाट आर एडिशन कंपाउंड. तो एक छोटा सा डेफिनेशन देता हूं, फिर एग्जांपल्स के थ्रू आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू. These are stable compounds. These are stable compounds which are obtained by the combination of other stable compounds. Guys, ये well known है कि when solutions containing 2 or more salts in stoichiometric proportions are allowed to evaporate, crystals of new compounds separate out. तो अगर इसमें हम लिख दें इसको ऐसे, addition compounds are formed. Addition compounds are formed when stoichiometric amounts of 2 or more stable compounds join together. ठीक है, तो ये तो बेसिक सा डेफिनेशन हो गया. आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स. तो जैसे मैं आपको बताऊं, एक पॉपुलर कंपाउंड कार्नेलाइट के बारे में सुना होगा तुमने. कार्नेलाइट एक ऐसा कंपाउंड जो फर्टिलाइजर बनाने में यूज होता है. KCl
Mgcl2.6H2, ये कॉम्पोजिशन होता है। और देख के ही पता चल रहा है ये एडिशन कंपाउंड है किसका, KCl और MgCl2, ये दो स्टेबल कंपाउंड्स के कॉम्बिनेशन से हमें मिलता है कार्नालाइट, ठीक है ना, CARNALLIT, कार्नालाइट, ठीक है। एक और कंपाउंड है एडिशन कंपाउंड जिसको बोलते हैं मोहर सॉल्ट करके, अगर सुना होगा तुमने पहले कभी, NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट FeSO4 डॉट 6H2O, ठीक है। अब इसको अगर बनाना है तो हमें अमोनियम सल्फेट लेना पड़ेगा, ये हमारे लिए एक कंपाउंड हो गया, स्टेबल कंपाउंड यहाँ पर। और दूसरा FeSO4 लेना पड़ेगा, ठीक है, 6 वाटर मॉलिक्यूल। तो जैसा मैंने बोला, स्टैइक्योमेट्रिक प्रोपोर्शंस में these compounds, stable compounds are mixed and we get another stable compound जिसको हम बोलते हैं एडिशन कंपाउंड। फिर एक और बहुत ही पॉपुलर कंपाउंड एलम सुना होगा तुम लोगों ने, है ना, K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O, इसको पोटैश एलम कहते हैं, ठीक है। अगर जनरल मैनर में हम लोग लिखेंगे, जनरल मैनर में हम लोग लिख सकते हैं एलम को M2SO4 डॉट M-2SO4 होल थ्राइस डॉट XH2, जनरल मैनर में इसको लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो ये M है, ये एक्चुअली M प्लस फॉर्म में है, तो ये सोडियम प्लस हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, Rb प्लस, CS प्लस, NH4 प्लस, है ना। और जो M डैश है, ये जो M डैश है ये एक्चुअली ट्राई वैलेंट है, ये +3 फॉर्म में है, तो ये Al3 प्लस मोस्टली हम यहाँ पर लिखते हैं। इसके अलावा Cr3 प्लस हो सकता है, Fe3 प्लस हो सकता है, ठीक है ना। सो पॉसिबिलिटी है इसमें। अब हम लोग जैसे पोटैश एलम यहाँ पर बोलते हैं, तो ये K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O है। फिर इसके बाद सोडा एलम है, तो Na2SO4 डॉट Al2SO4 थ्राइस डॉट 24H2O। अमोनियम एलम है जिसमें NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O है। तो कई बार जो पोटैश एलम है, बिकॉज वो ज़्यादा पॉपुलर है, उसको वाइट एलम भी बोलते हैं। इसके अलावा एल्यूमिनियम अगर हम बदल देते हैं, मोस्टली एक्चुअली एल्यूमिनियम रखते हैं हम एलम में। इसके अलावा उनको भी एलम बोलेंगे जिसमें जैसे जनरल फार्मूला लिख दिया है, इसमें आपने Cr मान लीजिए एल के बदल रख दिया हुआ है, ठीक है। K2SO4 डॉट Cr2SO4 थ्राइस डॉट 24H2O, ये K2SO4 डॉट Cr2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O, ठीक है। इसको ये पर्पल क्रिस्टल्स होते हैं। एलम का डिस्कशन करेंगे जब हम ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो डिटेल में चीज़ें और करेंगे इसमें। जो एलम है बेसिकली उसके यूजेस बड़े इम्पोर्टेंट हैं। जो एलम है उसको यूज़ करते हैं वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए, बेकिंग एंड पिकलिंग प्रोसेस में यूज़ करते हैं। अगर तुमसे पूछा जाए कि इसका जो एक्वस सॉल्यूशन होगा एलम का, तो उसका नेचर क्या होगा, ठीक है। तो जैसे M प्लस को देखो, तो वो सोडियम प्लस है, K प्लस है, तो ये बेसिकली जो कैटायन है वो स्ट्रॉन्ग बेस का कैटायन है। अगर आप आयनिक इक्विलिब्रियम रिकॉल करें, तो जो Na प्लस या K प्लस का जो बेस होगा, दैट विल बी कंसिडर्ड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है ना। तो उसका हाइड्रोलिसिस बेसिकली इस कैटायन का नहीं होगा, Na प्लस और K प्लस का, ठीक है। M प्लस जिसको हम बोल सकते हैं विल नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस। और जो SO4 2 माइनस है उसका भी हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, राइट ना, क्योंकि हाइड्रोलिसिस होने के बाद H2SO4 मिलेगा।
ठीक है, या HSO4 माइनस बोल सकते हैं, ये नहीं होगा। लेकिन M जो डैश प्लस 3 वाला पार्ट है, दैट मीन्स Al3 प्लस है, वो हाइड्रोलाइज होगा। ठीक है, हाइड्रोलाइज होगा। वो जब हाइड्रोलाइज होगा तो आपको H प्लस सोल्यूशन में आएगा, और H प्लस आएगा तो सोल्यूशन का नेचर क्या हो जाएगा, एसिडिक। तो जो एलम होता है उसको हम लोग यूज करते हैं एज एज एन एसिडिक कंपोनेंट ऑफ बेकिंग पाउडर। ये ब्लॉक केमिस्ट्री में हम इन सब की बात करेंगे। अभी के लिए तो बस इतना बोलना है कि जैसे पोटैश एलम एग्जाम्पल हमने लिया अभी यहाँ पर, तो ये जो पोटैश एलम है, ये स्टेबल कंपाउंड K2SO4 लिया, Al2SO4 थ्राइस लिया, और 24H2O। ये तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर, हम यहाँ सॉल्यूशंस हमने लिए, दो सॉल्ट सॉल्यूशंस लिए स्टाइक्योमेट्रिक प्रोपोर्शंस में, उनको एवापोरेट किया, क्रिस्टल्स मिल गए नए कंपाउंड्स के। ठीक है ना, एक तो ये इस टाइप के हो गए। इसके अलावा जैसे मान लीजिए कि आपने AgCN एक स्टेबल कंपाउंड लिया KCN के साथ, तो आपको नया स्टेबल कंपाउंड मिला KAgCN ट्वाइस। ठीक है ना, इसी तरह से CuSO4 लिया NH3 के साथ, तो आपको स्टेबल कंपाउंड मिला CuNH3 होल 4SO4। ठीक है, इसके अलावा आपने KCN लिया स्टैइक्योमेट्रिक प्रोपोर्शंस में FeCN2 के साथ, तो आपको मिला K4FeCN6। ठीक है ना, बड़ा पॉपुलर कंपाउंड है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड इसको बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये जो आपने यहाँ पर एडिशन कंपाउंड्स बनाए, सारे एडिशन कंपाउंड्स हैं, और जो यहाँ पर एडिशन कंपाउंड्स आपने बनाए, इन सारे एडिशन कंपाउंड्स को जब हम एनालाइज करते हैं, तो हम इन सारे एडिशन कंपाउंड्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक को बोलते हैं डबल सॉल्ट, डबल सॉल्ट, और दूसरी कैटेगरी को कहते हैं, जो हमारा चैप्टर है, कोऑर्डिनेशन और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब इनमें डिफरेंस क्या है, ठीक है ना, तो ये जो हमने पहले टाइप के कंपाउंड्स, एडिशन कंपाउंड्स बनाए, इनको बोलते हैं ये डबल सॉल्ट, और ये जो दूसरे टाइप के एडिशन कंपाउंड्स हमने बनाए, इनको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो अगर हम इसमें डेफिनेशन लिखना चाहें, तो हम इसमें बोलेंगे कि डबल सॉल्ट्स आर दोज addition compounds which exist only in crystal lattices, but they break down into their constituent compounds, या फिर हम आयंस लिख सकते हैं, constituent ions, when dissolved in water or any other solvent। गाइस नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है ना, नोट्स बनाते रहिएगा, एंड ट्रस्ट मी, आपको जो क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू दिस चैप्टर, आप हर एक क्वेश्चन आराम से कंफर्टेबली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, आप नोट्स बनाते रहिएगा, बस प्रॉपर नोट्स बनाकर रखिए।
ठीक है। जैसे अगर मैं इसमें एग्जांपल दिखाऊं, हमने अभी कार्बोनाइट लिखा हुआ था, है ना, KCl.MgCl2.6H2। अगर तुमने इसको वाटर में डाल दिया, अगर वाटर में डाल दिया तो आपके पास इसमें K प्लस आ जाता है, Cl माइनस आ जाता है, Mg2 प्लस आ जाता है। ठीक है ना। तो हम इसको बोलते हैं कि जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जो इस टाइप के एडिशन कंपाउंड जिनको हम डबल सॉल्ट्स बोल रहे हैं, तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर एसेंशियली द सेम एज दोज ऑफ इंडिविजुअल कंपाउंड्स। ठीक है। जैसे आप KCl को पानी में डालते हो तो K प्लस Cl माइनस मिल जाता है। ठीक है। MgCl2 को पानी में डालते हो तो Mg2 प्लस Cl माइनस मिल जाता है, यानी KCl का सोल्यूशन आपको जो है K प्लस और Cl माइनस का टेस्ट देता है। ठीक है ना। और MgCl2 का सोल्यूशन आपको Mg2 प्लस और Cl माइनस का टेस्ट देता है। तो उसी तरह से KCl.MgCl2.6H2O, ये भी, इसका भी एक्वस सोल्यूशन आपको K प्लस का टेस्ट देगा, Cl माइनस का टेस्ट देगा, Mg2 प्लस का देगा। ठीक है। solution gives test for K plus, Cl minus, Mg2 प्लस। ठीक है। तो ये हो गया। अब जैसे इसी तरह से आप मान लीजिए कि आपने दूसरा सॉल्ट ले लिया, मोर सॉल्ट ले लिया, उसको आपने पानी में डाल दिया। ठीक है ना। NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट FeSO4 डॉट 6H2O। ठीक है ना। आपने इसको पानी में डाला, मोर सॉल्ट को पानी में डाला, तो आपके पास आयंस कौन कौन से अवेलेबल हो जाएंगे? NH4 प्लस, Fe2 प्लस, SO4 माइनस। हम लोग बोल पाएंगे आराम से कि द सोल्यूशन गिव्स टेस्ट फॉर NH4 प्लस, SO4 माइनस, Fe2 प्लस, सबके टेस्ट मिल रहे हैं। ठीक है। तो बेसिकली दीज आर स्टेबल कंपाउंड्स। अगर हम बात करेंगे डबल सॉल्ट्स की, तो दीज आर स्टेबल कंपाउंड्स इन द सॉलिड स्टेट। ठीक है। बट व्हेन द लैटिस इज, वी से, डिसरप्टेड on dissolution in water or any other solvent, they decompose into their individual components. ठीक है। Their solutions therefore have the same properties as the mixture of the individual components. ठीक है। अब हम बात करें अगर कोऑर्डिनेशन या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की, अब इसमें जैसे मान लीजिए, डेफिनेशन में आपको देता हूं, पहले एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने K4FeCN6, है ना, ये है। इसको अगर हम वाटर में डालते हैं, तो पता चला कि इसमें K प्लस मिलता है। ठीक है। K प्लस मिला, लेकिन आपको Fe2 प्लस नहीं मिला। Fe2 प्लस नहीं मिला, आपको Cn माइनस नहीं मिला, आपको मिला FeCN6 और इधर 4 माइनस। एज अ होल ये आपको एक एनायन मिल गया। एक्सपेक्टेड क्या था? Fe2 प्लस Cn माइनस। पता कैसे चला कि Fe2 प्लस Cn माइनस नहीं है इसमें? तो हम इसका टेस्ट कराते हैं। सो हम लिखते हैं सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन does not give the test of Fe2 plus Cn माइनस। ठीक है ना। तो इसको अगर हम लोग डेफिनेशन के फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर दोज एडिशन कंपाउंड्स which retain their identities even when dissolved in water or any other solvent.
और इसमें ये भी लिख सकते हैं एंड देयर प्रॉपर्टीज आर different from those of the constituents. ठीक है, ये डेफिनेशन हमने लिखी, इसको नोट कर लीजिएगा। ये एग्जाम्पल भी आपको मैंने दिखा दिया। इसीलिए जब हम अभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करेंगे तो जो K4FeCN6 है, मैं आपको अभी बताऊंगा कि ये जो आपका हिस्सा था जो डिकम्पोज या डिसोसिएट नहीं किया, उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। यही है हमारा वो कॉम्प्लेक्स पार्ट, जिसकी वजह से हम पूरे कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है ना, ये हमारा कॉम्प्लेक्स पार्ट हो गया। यही है हमारा कॉम्प्लेक्स पार्ट, जिसकी वजह से हम पूरे कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं। गाइस, इसी तरह अगर हमने CuNH3 होल 4SO4, इसको अगर हमने पानी में डाला होता तो हमें CuNH3 होल 4 2+ और SO4 2- मिलता। दैट मीन्स वी आर नॉट गेटिंग Cu2+। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे द सॉल्यूशन डज नॉट गिव टेस्ट फॉर Cu2+ आयन। ठीक है, अभी आगे इसी लेक्चर में हम लोग बात करेंगे परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्सेस की, कि जो परफेक्ट कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो आइदर वो पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं करते, आयोनाइज नहीं होता, या फीबली आयोनाइज करते हैं, जो मेजरेबल नहीं है। ठीक है, और फिर इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्सेस की बात करेंगे, बट वो अभी नहीं, आप नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएंगे। अभी हम इस पे फोकस्ड रहते हैं और ये मानते हैं कि जब हम इन टाइप के एडिशन कंपाउंड्स को वाटर में डालते हैं तो हमें जो है वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट आयन्स हैं वो सोल्यूशन में सारे नहीं मिलते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखाया। अब पहला वाला जो केस हमने लिया था K4FeCN6, उसमें ये जो कॉम्प्लेक्स पार्ट था ये एनायोनिक कॉम्प्लेक्स था। दूसरे वाले में जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। तो आगे चल करके हम अभी कॉम्प्लेक्स को डिवाइड भी करेंगे। जो कॉम्प्लेक्स है या जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसको हम डिवाइड भी करेंगे कि उसमें जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो अगर कैटायन है तो उसको कैटायनिक कॉम्प्लेक्स बोल देंगे हम लोग, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स बोल देंगे। अगर उसमें जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो एनायन है तो उसको एनायनिक कॉम्प्लेक्स बोल देंगे हम लोग। ठीक है ना, ठीक इस तरह से डिवाइड करेंगे। न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की भी बात करेंगे, वो अभी उसको थोड़े टाइम के लिए उसको स्किप करके रखते हैं। अब कुछ और भी हम लोग केसेस लेंगे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशंस की। ठीक है, बट उससे पहले जो बेसिक टर्म्स हैं, डेफिनेशंस हैं, टर्मिनोलॉजी है, उनको डिस्कस कर लेते हैं। अब इस डिस्कशन का कंक्लूजन क्या है कि बोथ डबल सॉल्ट्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर स्टेबल कंपाउंड्स in a stoichiometric ratio, but when we dissolve double salts into water or any other solvent, they break to simple constituent ions. ठीक है, and they lose their identity, but जो complex compounds, they do not lose their identity when dissolved in water. ये सिंपल सा डिफरेंस मैंने आपको दिखाया। ठीक है, सो ये हमने डेफिनेशंस लिख ली थी वैसे। ठीक है, चल अब हम लोग बेसिक डेफिनेशंस और टर्मिनोलॉजी को डिस्कस कर लेते हैं, पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, फिर मैं कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जो इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्मेशन का भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना, तो अब इसमें सबसे पहला लिखिएगा जो हमको मेनली लिखना है, जहां से शुरुआत की थी वही मेन अब हेडिंग डालिएगा, कोऑर्डिनेशन
कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब इसमें जैसे मैं अगर एग्जांपल लूं, Cu जो हमने अभी लिखे थे वही वाले ले लेता हूं मैं, NH3 होल 4 SO4, या फिर दूसरा एग्जांपल लेते हैं K4 FeCN6, ये लिया हमने, ठीक है ना, K4 FeCN6। तो इसमें ये जो आपको स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है ना, ये इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, अभी इन सबकी प्रॉपर डेफिनेशंस बताऊंगा मैं आपको। कोऑर्डिनेशन स्फीयर इसको बोलते हैं। ये जो Cu आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, ये इसमें Cu2+ के फॉर्म में है, और जो Cu है उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल एटम या आयन। आपको सेंट्रल मेटल एटम भी लिखा हुआ मिल सकता है, बिकॉज मोस्टली आप बात करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होंगे वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं, तो आपको यूजुअली मेटल एटम या मेटल आयन लिखा हुआ मिल सकता है। जो +2 यहाँ पर उसको ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। ये जो यहाँ पर NH3 आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग लिगैंड्स बोलते हैं, ठीक है। NH3 लिगैंड है। कितने लिगैंड यहाँ पर है? 4। तो 4 बेसिकली लिगैंड्स आर सराउंडिंग कॉपर। तो इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। हर एक टर्म हम अभी बात करेंगे इन सब की। कोऑर्डिनेशन नंबर, अभी हम केवल नाम लिख रहे हैं, ठीक है, ये हो गया। अब इसके अलावा जो यहाँ पर SO4 2- है, वो कॉम्प्लेक्स आयन का काउंटर आयन है, उसको आयोनाइजेशन स्फीयर कहते हैं। आयोनाइजेशन स्फीयर, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हमने यहाँ पर लिख दी, नाम लिख ली। अब यहाँ पर जैसे मैं अगर आपसे बात करूँ तो ये फिर से वही जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया। Fe आपका सेंट्रल एटम या आयन बोल सकते हैं इसको। यहाँ पर लिगैंड कौन है? Cn- यहाँ पर लिगैंड है, ठीक है। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है। ये सब क्या है वो अभी डेफिनेशन हुआ है, तो मैंने ऐसे ही आपको टर्म्स यहाँ पर लिख दिए। अब यहाँ पर जो K+ है, 4K+ है, ये काउंटर आयन है हमारे कॉम्प्लेक्स आयन का। इसको हम लोग आयोनाइजेशन स्फीयर बोलेंगे। आयोनाइजेशन स्फीयर। कैसे ये जो टर्म्स हमने यहाँ पर लिखे, इनको जरा थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन जो है बेसिकली जो सेंट्रल एटम जिसको हमने वहां पर लिखा हुआ था, है ना, सेंट्रल एटम या आयन, तो हम लोग यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी डिफाइन लिख देते हैं, +X यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ पर सेंट्रल एटम या आयन, और बेसिकली दिस सेंट्रल एटम और आयन इज सराउंडेड बाय लिगैंड्स, राइट ना। तो अगर हम लिगैंड्स को अगर L लिखना चाहें, तो लेट अस से यहाँ पर आपने Y लिगैंड्स ले लिए, है ना। तो अब ये जो लिगैंड्स होंगे, अभी हम डेफिनेशन इसकी देंगे यहाँ पर, ये काइंड ऑफ लोएस्ट बेस हो गए, ठीक है। लोन पेयर हो सकता है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो सकती है। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर MLY, और ऊपर हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं +X, ठीक है। सो ये एडिशन कंपाउंड है। यहाँ पर बेसिकली अभी हम दिखाएंगे कि जो M+X जो हमने यहाँ पर लिखा है शुड हैव वेकेंट ऑर्बिटल्स। इसके पास क्या होना चाहिए? वेकेंट ऑर्बिटल्स। तो इसीलिए जो डी ब्लॉक के
मेटल्स हैं, तो ट्रांजिशन मेटल्स, बिकॉज उनके पास वीकेंड डी ऑर्बिटल्स होते हैं, दे आर केपेबल ऑफ फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन। अब डेफिनेशन अगर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की दें तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। ठीक है, डेफिनेशन ऑलरेडी मैंने आपको बताई हुई है। इसमें हम लोग लिख सकते हैं इसको, अ कंपाउंड which results a compound which results from the combination of two or more stable chemical species and retains its identity in the solid as well as dissolved state। अब जो वाटर सॉल्युबल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा उसमें एक कॉम्प्लेक्स आयन भी होगा। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स आयन को भी इसी तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स आयन इज एन इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड आयन व्हिच कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन सराउंडेड बाय अ ग्रुप ऑफ आयंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, तो इसको हम लोग जो कॉम्प्लेक्स आयन, रादर देन सेइंग कॉम्प्लेक्स आयन, हम इसको कोऑर्डिनेशन एंटिटी करके बुलाएंगे, क्योंकि न्यूट्रल भी हमें फ्यूचर में पढ़ने होंगे। तो हम लोग इसको यहाँ पर लिखेंगे, दूसरा जो टर्म हम यहाँ डिफाइन कर रहे हैं वो लिखेंगे कोऑर्डिनेशन एंटिटी करके लिखेंगे, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो इसके बारे में क्या लिखेंगे, इट constitutes a central metal atom, बेटराइज से। डी ब्लॉक की बात करेंगे तो सेंट्रल मेटल एटम लिख सकते हैं। सेंट्रल एटम और आयन bonded to a fixed number of ions और molecules। ठीक है, तो एग्जाम्पल आपके पास ऑलरेडी है ना, जैसे मैंने K4FeCN6 लिया था। ठीक है, तो ये जो हम बात कर रहे हैं FeCN6 4-, यही हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन एंटिटी जिसको बोल सकते हैं। इसके अलावा आप ऐसे भी ले सकते हैं कॉम्प्लेक्स पार्ट जिसमें एक से ज्यादा टाइप के लिगैंड हो, जैसे Cu कोबाल्ट लिया हमने सेंट्रल एटम को, और Cl3 NH3 होल थ्राइस, ये एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी ले ली। यहाँ पर Cl भी लिगैंड का काम कर रहा है, NH3 भी लिगैंड का काम कर रहा है। NiCO4 ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी होगी। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी हो गया। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर लिखिएगा सेंट्रल एटम और आयन। ठीक है ना, तो हम बोलते हैं कि इन कोऑर्डिनेशन एंटिटी द एटम और आयन टू विच अ फिक्स्ड नंबर ऑफ आयंस और ग्रुप्स आर बाउंड इन अ डेफिनिट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट, बाउंड इन अ डेफिनिट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट। ठीक है, ये अरेंजमेंट या ज्योमेट्री ये सब हम पढ़ेंगे आगे चल करके, तो अभी डेफिनेशन केवल लिख रहे हैं। इन अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी the atom
or ion to which a fixed number of ions or groups are bound in a definite geometrical arrangement around it, ठीक है, is called the central atom, ठीक है। तो ये जो सेंट्रल एटम्स है, दे आर आल्सो रिफर्ड एज लुईस एसिड्स because they are capable of accepting electron pair donated by ligands। अभी मैंने जैसे आपको ये दिखाया था ना, सो बेसिकली ये जो सेंट्रल एटम या आयन है, ये हमारे लिए लुईस एसिड हो गया, और ये क्या हो गया, लुईस बेस, ठीक है ना। सो बेसिकली ये जो लिगैंड है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है सेंट्रल एटम एम को। तो सेंट्रल एटम एम हमारे लुईस एसिड हो गया, और जो एल हो गया वो लुईस बेस हो गया, ठीक है। तो ये हमने सेंट्रल एटम आयन लिख दिया। अब नेक्स्ट जाते हैं, इसमें लिखते हैं, ये कौन सा नंबर डाला था, 3 है ना। तो अब आप लिखिएगा बेटा 4, इसमें लिखिएगा लिगैंड्स। लिगैंड क्या है, लिगैंड्स, सो लिगैंड्स आर बेसिकली आर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, जैसे कि NH3 H2O, है ना, NH3 H2O, दीज आर स्मॉल मॉलिक्यूल्स। लार्जर मॉलिक्यूल्स भी ले सकते हैं, जैसे कि NH2 CH2 CH2 NH2, इसको इथाइलिन डायमीन बोलते हैं। ये सब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसका डिटेल डिस्कशन, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड्स करूंगा, ठीक है ना। इसको डिपेंडिंग अपॉन कि उनके पास डोनर साइट्स, अलग अलग टाइप की क्लासिफिकेशन सब मैं डिस्कशन करूंगा। जितने डोनर साइट्स होंगे उसके हिसाब से हम उसको मोनोडेंटेट, डेंटिसिटी की बात करेंगे, है ना, डेंटिसिटी। तो वो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, अभी उसको लेकर कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। अभी हम सिंपल लिख रहे हैं लिगैंड्स क्या है, दीज आर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स सच एज NH3 H2O, ठीक है ना। स्मॉल मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं, या इवन मैक्रो मॉलिक्यूल्स सच एज प्रोटीन्स, ठीक है। सो दीज आर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स सच एज NH3 H2O, और negative ions such as Cl minus, OH minus, ठीक है ना। एंड वेरी रेयरली, ये भी लिखना जरूरी है, पॉजिटिव आयन, ठीक है, जैसे कि NO प्लस, जैसे कि NO2+, ठीक है, जैसे कि N2H5+, ठीक है, etc. And they are capable of forming coordinate bond with central atom or ion, and capable of forming coordinate bond with the central atom और ion, ठीक है। अब इसमें फिर नेक्स्ट लेक्चर में जैसे मैंने बात किया है कि इफ लिगैंड इज बाउंड टू अ सेंट्रल आयन थ्रू अ सिंगल डोनर एटम, तो दे विल बी कॉल्ड यूनिडेंटेट लिगैंड, ठीक है ना। अगर 2 डोनर एटम्स हो गए तो उसको डाइडेंटेट या बाइडेंटेट बोलेंगे। फिर इसी तरह पॉलीडेंटेट लिखेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम उसका बात करेंगे, क्योंकि उसको काफी डिटेल में हमको डिस्कशन करना है। तो ये एक बेसिक सा डेफिनेशन मैंने आपको दे दिया कि ligands are neutral molecules or negative ions or rarely positive ions but capable of forming coordinate bond with central atom or ion, they are called ligands, ठीक है ना। ये भी आप नोट कर लीजिएगा।
गाइस तो ये लिगैंड का डेफिनेशन हो गया। अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर बड़ा सिंपल सा है। जैसे कि K4FeCN6 मान लीजिए मैं लिखता हूँ, है ना। K4FeCN6, तो यहाँ पर जो ये कॉम्प्लेक्स पार्ट है, ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है, इसमें 6CN जो है वो Fe के साथ अटैच्ड है। सो बेसिकली हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर इज द नंबर ऑफ लिगैंड डोनर एटम्स टू विच द सेंट्रल मेटल इज डायरेक्टली बॉन्डेड। ठीक है, तो इसमें बेसिकली जो Fe है 6CN जो है, 6CN बेसिकली 6CN डायरेक्टली बॉन्डेड है। ठीक है, सो यहाँ पर हम बोलते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम और आयन इज 6। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम और आयन इज 6। ठीक है, तो इसमें हम बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ लिगैंड्स attached to the central atom or ion is coordination number of that atom or ion. Total, या बेसिकली ऐसे टोटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बोलेंगे, टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स formed by ligands with central atom or ion। ठीक है, तो अगर केवल नंबर ऑफ लिगैंड्स लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, बिकॉज बाइडेंटेट लिगैंड्स अगर होंगे या ट्राइडेंटेट लिगैंड्स होंगे, जैसे कि एक कॉम्प्लेक्स है Fe(C2O4) थ्राइस और यहाँ पर 3-, तो ये C2O4 2- ऑक्सिलेट आयन होता है। इसका जो ये बेसिकली एक बाइडेंटेट लिगैंड यहाँ पर है, तो ये जो बाइडेंटेट लिगैंड है, तो बेसिकली ये दो डोनर साइट्स यहाँ पर आयरन से कनेक्टेड होंगी, सेंट्रल एटम से कनेक्टेड होंगी, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर 6 लिया जाएगा, मतलब Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर 6 लिया जाएगा। फिर इथाइलिन डायमीन है, जैसे कोबाल्ट En थ्राइस और ये 3+ लिखा मैंने, तो यहाँ पर जो En है दैट इज इथाइलिन डायमीन। ये सब मैं बताऊंगा, ये लिगैंड्स, अभी आप लिगैंड्स को लेके परेशान मत होना, तो मैंने ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, जैसे मैंने अभी इसको शायद लिखा भी था, NH2 CH2 CH2 NH2, तो ये दो डोनर साइट्स आपको दिखाई दे रही है ना। तो ये इथाइलिन डायमीन जो है, इथाइलिन डायमाइन, ये बेसिकली एक बाइडेंटेट लिगैंड है, दो इसके पास डोनर साइट्स हैं जो कोबाल्ट के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पर जब हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे तो एक En के लिए 2 यानी 2 की बात करेंगे तो 3 × 2 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है CO का वो 6 हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखना बेटा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम और आयन is basically determined only by the number of sigma bonds, number of sigma bonds formed between ligand and the central atom or ion। पाई bonds अगर कोई बनता है between ligand and the central metal ion, that will not be counted for this coordination number। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर सेंट्रल एटम और आयन का। फिर हमने ऑलरेडी बात कर ली है परहैप्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर की। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयोनाइजेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयोनाइजेशन स्फीयर। इसको लिख सकते हैं द सेंट्रल एटम और आयन and
the ligands attached to it are enclosed in square bracket and is collectively termed as a coordination sphere. ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होगा, जिसको हम लोग काउंटर आयन भी बुलाते हैं, वो हमारे लिए आयोनाइजेशन स्फीयर हो जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी आपको ये बताया हुआ है कि Fe(CN6) जैसे ले लेते हैं, ठीक है। सो ये हमारे लिए क्या हो गया, आयोनाइजेशन स्फीयर, आयोनाइजेशन स्फीयर, ठीक है ना। आपने ये Fe(CN6) लिखा, ठीक है, 4 माइनस और K प्लस सराउंडेड बाय बेसिकली K प्लस। तो ये हमारे लिए आयोनाइजेशन स्फीयर हो गया। गाइस, ये नंबर हम लोग इसमें डाल देते हैं, 5 के बाद 6। एक और टर्म यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम। क्या है ऑक्सीडेशन नंबर? तो ऑक्सीडेशन नंबर basically it is defined as the charge it would carry if all the ligands are removed along with the electron pairs that are shared with the central atom। ठीक है ना, इसको लिख देता हूं मैं। It is defined as the charge it would carry if all the ligands are removed along with the electron pairs that are shared with the central atom। ठीक है ना। तो ये हम लोग बाद में अभी इसकी डिस्कशन करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया है CuCN4 और ऊपर मैंने यहाँ 3 माइनस लिख दिया है, ठीक है ना। तो अगर हम Cn को रिमूव करेंगे Cu से तो Cn माइनस हो जाएगा, तो -1 अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट x एज्यूम कर लें तो x प्लस -1 into 4 एंड दैट विल बी इक्वेटेड विद चार्ज ऑन द आयन -3। तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी +1, ठीक है ना। तो आगे चलकर जब हम नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो हम ये ऑक्सीडेशन स्टेट को रोमन न्यूमरल में लिखते हैं जब भी हम मेंशन करते हैं सेंट्रल एटम और आयन को, ठीक है ना। ये हो गया। इसी तरह से मान लीजिए कि मैंने K4 FeCN6 ये लिख दिया है ना। तो बिकॉज हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स आयन नहीं शो कर रहे हैं, तो सीधे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, x लिखा हमने और Cn के लिए -1 हो गया इंटू 6, और यहाँ पर K के लिए +1, बिकॉज K जो है एल्कली मेटल है तो उसका जो +1 ही होगा। तो इसमें हो जाएगा +1 इंटू 4 प्लस एक्स प्लस -1 इंटू 6 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, +2 हो जाएगी। तो हम यहाँ पर Fe और रोमन न्यूमरल में इसको इस तरह से 2 दिखा। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हमको पहले से आता है, ठीक है। तो एक ये टर्म हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। फिर ऑल्दो हम बाद में भी बात करेंगे, बट यहाँ पर एक लिख लेते हैं कि होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। Homoleptic and heteroleptic complexes, complexes in which a metal is bound to only one kind of donor groups। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि मैंने लिखा CONS3 होल 6 3+,
FeCN6 और यहाँ पर 4-। ठीक है, तो ये होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस हो गए, complexes in which a metal is bound to only one kind of donor groups। और उसके अलावा हेट्रोलेप्टिक क्या होगा, complexes in which a metal central atom is bound to more than one kind of donor groups। जैसे मैं लिखूंगा तो CO cobalt bonded to NH3 as well as Cl। तो ये हमारे लिए हो जाएगा एक हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है गाइज, ये बेसिक लेवल पे हमने सारी चीजें कर ली। अब हमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है उसका आइडिया लग गया है कि एक सेंट्रल एटम या आयन होता है जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स होंगे और जो दूसरे आयन्स या मॉलिक्यूल्स होंगे जिनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वो सेंट्रल एटम के साथ कनेक्टेड होगा और एक एक स्पेशल एंटिटी क्रिएट होती है जिसको हम लोग कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलते हैं। एज अ होल अगर कंपाउंड को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये जो पार्ट है ये आयनाइज या डिसोसिएट नहीं होता है। ऑल्दो हम अभी आगे बात करेंगे, जैसे मैंने बोला था परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्सेस की, पर उसके पहले कुछ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के केसेस हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, दोज केसेस विच आर इम्पोर्टेंट फॉर जे एडवांस्ड एग्जाम उनको हाईलाइट कर लेते हैं। अच्छा, नोट्स आप प्रॉपर बनाते रहिएगा बेटा, क्योंकि नोट्स मैं तो लगातार बताता जा रहा हूँ, है ना, तो आप जो है वीडियो को पॉज करके नोट्स प्रॉपर बनाइएगा। चलो तो कुछ केसेस कर लेते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के विच आर इम्पोर्टेंट फॉर जे एडवांस। तो जैसे हम लोग एक्वस NH3 लें और एक्वस NiCl2 लें। जैसे मैंने बोला कि एडिशन कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर स्टेबल कंपाउंड्स। तो यहाँ पर हमको मिलता है ये ग्रीन कलर सोल्यूशन होता है बेसिकली, और कलर चेंज हो जाता है, कलर चेंजेस टू पर्पल। ठीक है, अगर इसका टेस्ट किया जाए तो पता चलेगा कि आपको Ni2+ सोल्यूशन में नहीं है। ठीक है, सो हम इसको इस तरह से बोलते हैं कि जो NH3 है, that ammonia enters into an intimate association with Ni2+ ion, giving a new ion of composition NiNH3 whole 6 2+। ठीक है, अमोनिया अगर मैं इसको लिख भी दूं, अमोनिया एंटर्स इनटू एन इंटीमेट एसोसिएशन with Ni2+ ion, giving a new ion, और वो मैंने यहाँ पर लिख दिया जिसको हम लोग कॉम्प्लेक्स कहते हैं, है ना, कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं। अगर आप सोल्यूशन को इवापोरेट कराओ, अगर आप इसको इवापोरेट कराएंगे तो आपको क्रिस्टल्स मिल जाएंगे NiNH3 whole 6 Cl2। ये पर्पल कलर के क्रिस्टल्स मिल जाएंगे जिसको हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। कुछ घरेलू टर्म्स में अगर बात करूं तो आई कैन से कि वो कहते हैं ना कि दो जिस्म एक जान होना। जब दो लोग प्यार करते हैं, अपनी बॉन्डिंग को कि वो कितनी स्ट्रांग है, ये फ्रेज यूज करते हैं, दो जिस्म एक जान होना, मतलब इनसेपरेबल। ठीक है ना, कि अगर आप NiNH3 whole 6 Cl2 को पानी में डालोगे तो वो जो Ni और NH3 का जो बॉन्ड है वो उनकी बॉन्डिंग ऐसी है कि वो सेपरेट नहीं हो रहे हैं, वो आयनाइज नहीं हो रहे हैं। तो Ni2+ और NH3 एक ऐसी एंटिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं जिसमें से इन्हें सेपरेट करना इज नॉट पॉसिबल। मेरी एक शायरी है जो समझ लो Ni2+ NH3 से कह रहा है
अच्छा, दोज हु आर नॉट अवेयर, लेट मी टेल यू दैट आई एम अ पोएट टू, कविताएं लिखता हूँ। तो एक मेरी शायरी है जो समझ लो Na2+NH3 से कहना चाहता है कि जिस्म दो जान एक होना है, ख्वाब यह संग तेरे पिरोना है। जिस्म दो जान एक होना है, ख्वाब यह संग तेरे पिरोना है। और मुझको रख ले वहाँ किराए पे, मुझको रख ले वहाँ किराए पे, तेरे दिल का जो खाली कोना है। तो NH3 तुरंत प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है और क्या बन जाता है, NiNH3 होल 6 2+। अच्छा, ये शायरी तुम मत किसी से बोलने लगना बेटा, थोड़ा पढ़ाई लिखाई कर लो, IIT वगैरह में चले जाओ फिर बोलना, तुम्हारी वैल्यू भी बढ़ जाएगी। और जिससे तुम बोलोगे वो रिजेक्ट रिजेक्ट भी नहीं कर पाएगा। अभी बोलना है तो किताबों से बोलो, ठीक है। तो Na2+and NH3 का जो एसोसिएशन है उसको हम कैसे दिखाएंगे बेटा, उसको हम दिखाएंगे NiCl2 aqueous plus 6NH3 giving NiNH3 होल 6Cl2। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। अब अगर इसका आयोनाइजेशन कराएंगे NiNH3 होल 6Cl2, अगर इसका आयोनाइजेशन कराते हैं तो मिलता है NiNH3 होल 6 2+ प्लस 2Cl-, ठीक है। सो जो प्रॉपर्टीज हैं इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की वो एंटायरली डिफरेंट हैं जो फ्री Ni2+ और NH3 था, ठीक है। अब इसी तरह से एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन दिखा सकते हैं Zn2+ प्लस 4NH3 गिविंग ZnNH3 होल 4 2+, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है बेटा कि जो स्टैइक्योमेट्रिक अमाउंट रिक्वायर्ड वैसे हमको ऐड करना है, ठीक है ना। ये एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, कलरलेस है, ठीक है। इन कॉम्प्लेक्सेस का नाम, कलर, शेप्स, इन सबको डिटेल में डिस्कशन करेंगे बाद में, ठीक है। और एक कॉम्प्लेक्स ऐसा जो हमने अभी ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा, अगर तुम रिकॉल करो, टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट, ठीक है ना। टॉलेंस रिएजेंट कॉम्प्लेक्स अगर लिखना चाहें Ag(NH3)होल 2+ अगर तुम लोगों को याद हो तो इसको हमने यूज किया था कहाँ कहाँ पर, टर्मिनल एल्काइन की टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं, है ना। कि इसको अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन भी बोलते हैं, अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट। तो बेसिकली AgNO3 लिया, 2NH3 लिया और हमको टॉलेंस रिएजेंट मिल गया AgNH3 होल 2 NO, इसी को टॉलेंस रिएजेंट बोलते हैं, कलरलेस है, ठीक है। लीनियर मॉलिक्यूल, ये सब बाद में डिस्कशन करेंगे शेप्स वगैरह की, बट अभी तो ऐसे ही मैं आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट वाले दिखा रहा हूँ। तो ये जो टॉलेंस रिएजेंट है ये हम लोगों ने टर्मिनल एल्काइन की टेस्टिंग के लिए पढ़ा कि हम मान लीजिए हमने एक एल्काइन लिया जो टर्मिनल है, तो उसको नॉन टर्मिनल एल्काइन से या दूसरे कंपाउंड से कैसे डिस्टिंग्विश कर पाते हैं कि अगर हम इसमें टॉलेंस रिएजेंट डाल दें तो हमें यहाँ पर सिल्वर एल्काइनाइड मिल जाता है जो कि व्हाइट पीपीपी, ठीक है। अभी एल्डिहाइड्स भी टेस्ट देते हैं, RCHO में अगर तुमने टॉलेंस रिएजेंट डाला तो तुम्हें RCOOH मिल जाएगा, ठीक है। जो दूसरा वाला है उसको हम लोग कई बार सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोल देते हैं। तो उसमें होता क्या है कि बेसिकली मेटालिक सिल्वर है जो डिपॉजिट हो जाती है वॉल्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब, तो इसीलिए हम उसको सिल्वर मिरर, इट लुक्स लाइक अ मिरर। तो ये सिल्वर मिरर टेस्ट हो गया। सिल्वर मिरर टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज RCHO का ऑक्सीडेशन बहुत आसान होता है, टॉलेंस रिएजेंट इज कंसिडर्ड एज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो कीटोन्स होते हैं उनका ऑक्सीडेशन बहुत टफ होता है। तो अगर हमने यहाँ कोई कीटोन ले लिया और टॉलेंस रिएजेंट डाल दिया तो कोई ऑक्सीडेशन नहीं होगा।
तो टॉलेंस reagent basically used to distinguish aldehydes from ketones. The test is given by aldehydes but not by ketones. कुछ स्पेशल कीटोन्स होते हैं जिन जैसे अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन जिनको बोलते हैं, जो जैसे ग्लूकोज फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज आपका कीटोनिक ग्रुप रखता है, बट दोनों टेस्ट देते हैं, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। तो ये तो ऐसे ही मैंने आपको ऑर्गेनिक वाले पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया। बट इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, जो मैंने आपको दिखाया AgNO3 और NH3 के। इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें तो जो क्वालिटेटिव एनालिसिस करके एक चैप्टर है, ठीक है ना, उसमें हम लोग AgCl जो है, AgCl AgCl जो प्रेसिपिटेट होता है Hg2Cl2 और PbCl2 से अगर हम सेपरेट करना हो तो हम इसको NH3 में डिसॉल्व कर देते हैं, ठीक है। सो AgCl प्लस इसमें लिख सकते हैं हम लोग 2NH3 गिविंग AgNH3 ट्वाइस प्लस। बोलते हैं कि सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट गेट्स डिसॉल्व्ड इन अमोनिया, इट्स बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म, ठीक है ना। अब इसको हम ये बोल सकते हैं कि टू सेपरेट AgCl प्रेसिपिटेट फ्रॉम Hg2Cl2 एंड PbCl2, क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम करते हैं। हाँ, तो जो सिल्वर है दैट फॉर्म्स डिसॉल्व्ड कॉम्प्लेक्स, और जो मर्क्यूरी क्लोराइड है और जो लेड क्लोराइड है, they are not forming any complex with ammonia, so they are not dissolved in ammonia, ठीक है। तो this will be separate silver chloride precipitate from Hg2Cl2 and PbCl2। guys, ये जो coordination compounds बनते हैं by addition association of NH3 molecules with metal cation, इनको amines कहते हैं, इनको amines कहते हैं, ठीक है ना। इसी तरह ये जो AuCl है, इससे भी हमको मिलता है AuNH3 होल ट्वाइस प्लस, ठीक है ना। और Cu1 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ ये बना देता है CuNH3 होल थ्राइस प्लस, ठीक है ना। तो ये सब एमाइंस ही हैं। इसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन है जो आगे क्वालिटेटिव एनालिसिस में भी करते हैं फॉर डिटेक्शन ऑफ बेसिक रेडिकल Cu2+। Cu2+ का एक्वस NH3 के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लेते हैं हम लोग, Cu2+ प्लस 4NH3, और ये बनाता है CuNH3 होल 4 2+। ये डीप ब्लू कलर बोलते हैं इसको, इंटेंस ब्लू कलर, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता है। अब इसमें अगर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का एक्वस सोल्यूशन लें, एक्वस सोल्यूशन अगर हम बोलें कॉपर सल्फेट का, तो बेसिकली जैसे ब्लू विट्रियोल आप जानते हो, CuSO4.5H2O, ब्लू विट्रियोल। ये जो ब्लू विट्रियोल है ये एक्चुअली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है CuH2O होल 4SO4.H2, इस तरह से इसको लिखते हैं, ठीक है ना। कि वी से कॉपर आयंस Cu2+ इन एक्वस सॉल्यूशन आर एक्सटेंसिवली हाइड्रेटेड। तो ये जो आयन होगा वो होगा CuH2O होल 4 2+, ठीक है ना। अब इसमें आपने ऐड कर दिया NH3 अमोनिया, ठीक है। तो इट विल बी अ काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये हो जाएगा। ये मैकेनिज्म भी मैं आपको बताऊंगा आगे, मैकेनिज्म भी डिस्कशन करेंगे आगे चल करके। तो ये बन जाता है ऐसा। तो आप साफ साफ देखते हो यहाँ पर कि जो NH3 है वो H2O को रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी आपको अपनी शायरी सुनाई, तो बेटा पढ़ाई लिखाई कर लेना, IIT चले जाना या किसी अच्छे कॉलेज में चले जाना, तब किसी रिलेशनशिप में जाना, नहीं तो क्या होगा, H2O बन के रह जाओगे, कोई NH3 जैसा आएगा जो तुम्हें रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो कुछ और रिप्लेसमेंट रिएक्शंस अगर हम लिखें तो यहाँ पर हो जाएगा Fe CO होल 5 प्लस 5NO, ये कॉम्प्लेक्स
रिप्लेसमेंट रिएक्शन है, ये लिख सकते हैं। इसके अलावा एक है CuH2O NH3 होल 5 2 plus NO giving you CuNH3 होल 5 NO 2 plus H2O। ठीक है, इन सब की मैकेनिज्म आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब ये इतना सारा हमने ये कर लिया है। इसके बाद हम डिस्कशन कर लेते हैं वो जो मैंने आपको बोला था अभी थोड़ी देर पहले, परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है ना, उसका डिस्कशन करते हैं। गाइस, अब मैं बात करूंगा परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। वैसे तो नाम से आप थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं, बट अगर डेफिनेशन दे तो परफेक्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स किसको बोलेंगे कि दीज आर the coordination compounds these are the coordination compounds in which the complex ion, because complex ion जो है उसकी वजह से ही हम कंपाउंड को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोल रहे हैं। कॉम्प्लेक्स आयन is feebly dissociated and feebly dissociated in solution and is highly stable। ठीक है, और इम्परफेक्ट जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसके लिए हम लिख सकते हैं कि these are coordination compounds in which the complex ion is appreciably dissociated in solution and appreciably dissociated in solution is less stable। ये तो बेसिक से डेफिनेशन है। ठीक है, आप इम्परफेक्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए ऐसा भी बोल सकते हैं कि in which complex ion cannot maintain its independent existence in solution, ठीक है, and gets dissociated into constituent ions partly। Now how do we know which one is perfect, which one is imperfect coordination compound? ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा? So I'll try to explain with the help of example। तो इसमें जैसे मैं लूं Cu2 प्लस Cn-, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जे एडवांस में आ भी चुका है। तो ये आपको देगा CuCN2 और फिर ये एक रेडॉक्स रिएक्शन इसको बोलते हैं CuCN प्लस Cn2। ठीक है, अगर इसको ये साइनोजिन इसको बोला जाता है, Cn होल ट्वाइस है साइनोजिन। ये कलरलेस गैस है, ठीक है। अब CuCN में जब हम एक्सेस ऑफ KCN डालते हैं, एक्सेस ऑफ KCN लिखा मैंने, तो यहाँ पर मिलता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड K3CuCN4। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात ये, हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा? इसको रिडॉक्स कैसे बोल दिया, किस बेसिस पे बोला है? तो इसको थोड़ा सा अलग से मैं बता देता हूँ आपको। ये जो Cn माइनस है, ये इसको कहते हैं बेटा सुडो हैलोजन, PSEUDO, सुडो हैलाइड लिखेंगे तो ये बेटर होगा। ठीक है, ये जो Cn2 दिख रहा है ना, ये इसको हम लोग सुडो हैलोजन कहते हैं।
सूडो हैलोजन। अब ये सब क्या है? तो आप अगर हम इधर मैं आपको दिखाऊं सूडो हैलोजन, सूडो हैलोजन अगर मैं लिख दूं, अगर डेफिनेशन लिखूं तो दीज आर दी कंपाउंड्स, which are you know which are polyatomic, polyatomic and chemical properties, chemical properties, properties wise they resemble that of true halogens। बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे Cl2 Br2 जो रिएक्शन शो करते हैं, Cl माइनस Br माइनस जैसे रिएक्शन शो करते हैं, वैसे ही ये सूडो हैलोजेंस रिएक्शन शो करेंगे, ठीक है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज whose chemical properties, ऐसा लिखो, whose chemical properties resemble that of ट्रू हैलोजन। ये ब्लॉक केमिस्ट्री में वैसे बताएंगे ट्रू हैलोजन, ठीक है। जैसे कि Cn माइनस हो गया, है ना, Nc माइनस हो गया, N3 माइनस हो गया, SCN माइनस हो गया, NCS माइनस हो गया, CNO माइनस हो गया, NCO माइनस हो गया। तो जनरली एक नाइट्रोजन आपको दिखाई देगा यहाँ पर। तो अभी जैसे Cn माइनस को मैंने बोला सूडो हैलाइड, तो CN2 ये हो गया हमारा क्या, सूडो हैलोजन, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि प्रॉपर्टीज में अगर मैं थोड़ा सिमिलैरिटी आपको दिखाऊं, तो जैसे मान लीजिए कि मैंने आई माइनस लिखा, मैंने बी आर माइनस लिखा, मैंने सी एल माइनस लिखा, तो ये हमारे ट्रू हैलाइड्स हैं। और सूडो हैलाइड हमारा कहाँ है, सी एन माइनस। तो अब होता क्या, प्रॉपर्टीज कैसे सिमिलर है कि जैसे मान लीजिए कि आपको पता है कि एजीआई येलो पीपीटी है ना, एजीआई एजीआई येलो पीपीटी है, ठीक है। AgBr येलो पीपीटी है, AgCl व्हाइट पीपीटी है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि आपको AgNO3 सोल्यूशन दिया है, उसमें आपने KCl डाल दिया, तो आपको क्या मिल जाएगा, AgCl प्रेसिपिटेट मिल जाएगा व्हाइट कलर का, है ना। तो इधर मान लीजिए आपको सिमिलर वे में अगर यहाँ पर AgNO3 में आपने KCN डाल दिया ना, तो यहाँ पर भी आपको व्हाइट पीपीटी AgCN मिल गया, ठीक है ना। यानी सिमिलर प्रॉपर्टीज ने शो कर दी। अब जैसे वहां पर जो कंपाउंड अगर मान लीजिए मैंने लिखा है NaCl, है ना, NaCl, NaCl सॉल्युबल इन वाटर, NaCN सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। इस इधर मान लीजिए मैंने Cl2 बनाया, है ना, दैट इज डाइमर, तो यहाँ पर भी CN2 बन रहा है, ठीक है। अब I माइनस Br माइनस ये रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, तो ये जो Cn माइनस होगा ये भी रिड्यूसिंग एजेंट होगा, याद रखना, है ना, कि जो तुम्हारा जैसे I माइनस जो है रिड्यूसिंग एजेंट है, तो सूडो हैलाइड जो है वो भी रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये एक मैंने आइडिया आपको सूडो हैलोजन का इसलिए दिया बिकॉज अब वापस जब यहाँ पर जाएंगे तो हम इसके नीचे कम से कम ये लिख सकते हैं कि ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। ये रिड्यूसिंग एजेंट है, और साथ में जब Cu2 प्लस की बात करेंगे, ये क्यूप्रिक आयन है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जब आप ये CuCN2 लिखते हो ना, तो यहाँ पर ये Cu+2 फॉर्म में है ना, यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +2 है। और अगर मान लीजिए आप Cn माइनस के बारे में सोचेंगे तो ये हो जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड N, और ये माइनस यहाँ पर है, तो अगर इसकी आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो ये +2 निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर Cu+2 फॉर्म में है, और यहाँ कार्बन +2 फॉर्म में है। अब आप रिएक्शन को देखोगे तो CuCN जब बन रहा है तो यहाँ प्लस क्या हो गया, यहाँ पर +1 हो गया। इसका मतलब कॉपर इज गेटिंग व्हाट, रिड्यूस्ड, कॉपर का यहाँ पर रिडक्शन हुआ है, ठीक है। अब Cn देखो यहाँ पर CN2 बन रहा है, तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो ये आपको ऐसा दिखाई देगा N और ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ C और लिख देंगे C ट्रिपल बॉन्ड N। यहाँ पर अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो इस कार्बन की ऑक्सीजन स्टेट इस समय यहाँ आएगी +3, है ना। तो ये कार्बन यहाँ पर +3 हो गया, +2 से +3 हो गया, मतलब ये इंक्रीज हो गया ऑक्सीडेशन नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऑक्सीडेशन हो गया यहाँ पर। सो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों रिएक्शन में इन्वॉल्व, इसका मतलब है कि ये
अच्छा, ये बिकॉज एक ही मॉलिक्यूल में हो रहा है तो इसको इंट्रा रेडॉक्स रिएक्शन बोल सकते हैं। तो ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। इसमें तुमने जब CuCN बना लिया, उसमें एक्सेस ऑफ KCN डाला तो आपको K3CuCN4 मिल गया। अब सिमिलर एक रिएक्शन है जैसे CD2+ तुमने लिया, ठीक है ना, CD2+। अब CD2+ जब Cn माइनस के कांटेक्ट में आता है तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, नॉट एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो ये जब आगे रिएक्शन यहाँ पर लिखेंगे तो ये CdCN2 मैंने यहाँ लिखा, और इसमें आपने एक्सेस ऑफ KCN डाल दिया तो ये बना रहा है आपको K2CdCN4, ये कॉम्प्लेक्स बन गया। अब दोनों में डिफरेंस ये है कि जो K3CuCN4 है ये फीबली डिसोसिएट करता है, ठीक है ना, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग फीबली डिसोसिएशन। तो ये यहाँ पर हम लिख देंगे 3K+, ठीक है। वो तो ऑब्वियसली, और CuCN मेन हम कॉम्प्लेक्स के आयनाइजेशन की बात कर रहे हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम इसकी बात कर रहे हैं, वरना तो ये तो इसको हम ऐसे भी, ये तो पहले डिसोसिएट करेगा ही करेगा, ये किस में कर देगा 3K+ प्लस CuCN4, और यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 3-, ठीक है ना। हाँ, वी आर टॉकिंग अबाउट द डिसोसिएशन ऑफ CuCN4 3-, इस हिस्से की बात कर रहे हैं, है ना। तो ये जो है Cu+ और आप Cn- जब बोल रहे हो तो ये ऑलमोस्ट ना के बराबर है। कैसे पता चलेगा कि यहाँ डिसोसिएशन नहीं हो रहा है? हम इसमें पास करते हैं H2S पास करते हैं। नॉर्मली क्या है कि अगर सिस्टम में Cu+ है तो Cu2S का आपको एक ब्लैक पीपीटी मिलेगा, ये हम क्वालिटेटिव एनालिसिस में करेंगे। तो यहाँ पर ब्लैक पीपीटी नहीं मिलता है, यहाँ पर ब्लैक पीपीटी नहीं मिलता है, ठीक है, यहाँ पर ब्लैक पीपीटी नहीं मिल रहा। लेकिन दूसरे केस में ये वाला, जैसे मान लीजिए आपने पहले नॉर्मल डिसोसिएशन जो हमारा होता है, ये 2K+ लिखा, प्लस यहाँ पर लिख दिया CdCN4, और ऊपर हमने लिख दिया 2-, ये यहाँ पर एप्रिसिएबल अमाउंट में डिसोसिएट करता है CD2+ और Cn- में, और यहाँ जब हम H2S पास करते हैं तो CdS का येलो पीपीटी मिलता है, ठीक है। ये येलो ब्लैक ये सब हम क्वालिटेटिव एनालिसिस में करेंगे। अभी एक आइडिया आपको दिया है कि एक्सपेरिमेंटली हमें ये पता चल रहा है कि ये जो K3CuCN4 है ये एक परफेक्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया, और K2CdCN4 है ये इम्परफेक्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया। क्या बात समझ में आ रही है? बड़ी सिंपल सी बात है। अगर आयोनिक वे में बात करेंगे तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि CnCN4, और यहाँ 2- इज इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स, और CuCN4 3- इज परफेक्ट कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू H2S, ठीक है। So if a complex does not react with the reagent, then complex is perfect. If it reacts with the reagent, then the complex is imperfect, ठीक है। If it reacts, then the complex is imperfect. अब अगर हम लोग ऐसा बोल रहे हैं कि रिएक्शन हो, why are we not saying that imperfect complex as डबल सॉल्ट क्यों नहीं बोल रहे हैं उसको, ठीक है। हम कॉम्प्लेक्स फिर क्यों बोल रहे हैं? वो भी तो जो डबल सॉल्ट होते हैं वो भी तो फिर टेस्ट दे देते हैं आयंस का, तो ये भी दे रहा है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग हियर। जैसे आयनिक इक्विलिब्रियम में हम लोग पढ़ते हैं, मान लीजिए कि स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट हमने लिया AB, है ना, AB। अब उसकी इक्वेशन हमने लिख दी है A+ एक्वस B- एक्वस, ठीक है। अब इसमें आयोनिक प्रोडक्ट अगर हम लिखें A+ B-, ये हमारा आयोनिक प्रोडक्ट है ना, जिसको हम चाहें तो इसको इंडिकेट करते हैं QSP से लिख देते हैं, ठीक है। तो 3 पॉसिबिलिटीज हैं जो हम आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं, क्या कि अगर QSP का वैल्यू KSP से कम है तो यहाँ डिसोल्यूशन चालू रहता है, यहाँ पर डिसोल्यूशन चालू रहता है, जिस अब सोल्यूशन क्या रहता है, अनसैचुरेटेड। सोल्यूशन कैसा रहता है, अनसैचुरेटेड। अगर QSP का वैल्यू
ग्रेटर देन KSP है तो प्रेसिपिटेशन होता है, ठीक है ना। ये सुपर सैचुरेटेड हो गया। और जब आप QSP इज इक्वल टू KSP लिखते हो तो ये इक्विलिब्रियम को इंडिकेट करता है सैचुरेशन। ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है ना, इक्विलिब्रियम की बात करें तो जो प्रेसिपिटेशन है, ये केस जो है, ये जो प्रेसिपिटेशन है ये डिपेंड करता है एक तो नेचर ऑफ आयन पे, दूसरा ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस पे भी डिपेंड कर रहा है ना। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन पे भी डिपेंड करता है। तो प्रेसिपिटेशन विल टेक प्लेस और नॉट will also depend upon concentration of ions, not only on the nature of ions, ठीक है। The anion which we are adding, its nature and the concentration will decide whether complex is perfect or imperfect, ठीक है। If concentration is low, if the concentration of ions is low, then precipitation would not occur, ठीक है, and complex will behave as a perfect complex. If the concentration of ion is high, then precipitation will take place and complex will behave as imperfect complex, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर इस ऐसे दिखा दिया Ag प्लस प्लस NH4OH और ये बन गया AgNH3 ट्वाइस प्लस, ठीक है। अब इसका मान लीजिए अगर ये डिसोसिएट होता है Ag प्लस और NH3 में, तीन पॉसिबिलिटीज हम यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए मैंने KBr डाला, ठीक है, और नो प्रेसिपिटेशन, KBr डाल दिया, नो प्रेसिपिटेशन, यानी इस टाइम पे हम इसको क्या बोलेंगे, परफेक्ट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अभी इसमें मान लीजिए मैंने KBr डाल दिया, एक्सेस में डाल दिया, ठीक है, तो आपको येलो PPT मिल गया, तो ये आपका इस टाइम पे हम क्या बोल देंगे बेटा, इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। और अब इस पे मान लीजिए कि मैंने KI डाल दिया, येलो PPT यहाँ मिल गया, ठीक है, यहाँ येलो, यहाँ पर इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स बोल देंगे। देखो KI और KBr, जब यहाँ येलो आपको मिल रहा है AgBr तो पेल येलो यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, और ये येलो पे तो वो डिपेंड कर रहा था। देखो एक तो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, एक नेचर ऑफ जो एनायन आपने डाला है उस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए कि मैंने एक कॉम्प्लेक्स आयन है Fe(F6)3- ये, ठीक है, इसमें अगर आपने SCN- डाला तो कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि अगर Fe3+ जो है वो SCN- के कांटेक्ट में आता है तो FeSCN थ्राइस, ये ब्लड रेड कलर का है, ये हम लोग पढ़ेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस जब हम पढ़ेंगे तो ये आएगा। अब इसमें जैसे मान लीजिए कि इसी में Fe(F6)3- में अगर हमने OH- डाल दिया तो हमको FeOH थ्राइस प्रेसिपिटेट मिल जाता है। तो नॉर्मल जो आपका Fe3+ और 3OH- हम लिखेंगे, ये FeOH थ्राइस, ये रस्ट ब्राउन इसको बोलते हैं, ठीक है। ये तो जो Fe(F6)3- है, Fe(F6)3- को हम क्या बोल सकते हैं कि ये परफेक्ट कॉम्प्लेक्स है विद SCN-, इज परफेक्ट कॉम्प्लेक्स विद SCN-, एंड हम लोग यहाँ क्या बोलेंगे, इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स विद OH-। तो कंक्लूजन यहाँ पर हम निकालेंगे, एक तो अगर रिएजेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बोल रहे हैं तो हम उसमें बोलेंगे कि इफ कॉम्प्लेक्स डज नॉट रिएक्ट विद द रिएजेंट देन कॉम्प्लेक्स इज परफेक्ट, इफ रिएक्ट्स विद द कॉम्प्लेक्स देन इट इज इम्परफेक्ट। फिर नॉट ओनली द नेचर ऑफ द आयन, कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। अगर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कॉन्सेंट्रेशन आपने आयंस की हाई रख दी है ना, तो प्रेसिपिटेशन हो सकता है। उस मोमेंट पे हम जो है कॉम्प्लेक्स को क्या बोल देंगे, इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स बोल देंगे, ठीक है ना। ये हो गया।
जो पहला एग्जाम्पल हमने लिया था उसमें जो CdCN4 माइनस था वो H2S के रिस्पेक्ट में जब हम बात कर रहे थे तो ये इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स था बिकॉज H2S was able to recognize CD2 प्लस और जो CuCN4 माइनस है वो perfect complex of the respect to H2S because H2S is not able to recognize Cu plus in CuCN4 माइनस। ठीक है। सो ये थोड़ा सा डिस्कशन मैंने किया परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्सेस का। फिर क्वेश्चंस आएंगे, फिर इसका और डिस्कशन होगा। और गाइस ये जो इंट्रोडक्शन था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लिगैंड्स का डिस्कशन करेंगे, डिफरेंट वेज टू क्लासिफाई लिगैंड्स करेंगे। फिर उसके कंटिन्यूएशन फिर आगे हम नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, IUPAC नॉमेनक्लेचर फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तब तक आप रेस्ट करिए। थैंक यू।